हेलो फ्रेंड, एसएससी सीजीएल के लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं मैथ के, और ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपके 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएंगे। 7 वीडियो अपडेट मैं कर चुका हूं और ये 8वां वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने टेलीग्राम को अपना लिंक दे दिया है, आप लिंक उस वहां पे जाके आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। आपको दे रखा है ए की वैल्यू 9 9 9। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, मैं फिर से करा रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ए 9 9 है और बी 9 9 7 है और सी जो है 9 9 5 है। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी। अगर आप देखो कि ए की वैल्यू अगर हम लोग 999 रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्ट मतलब इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। अब a माइनस बी, a में से b घटाओगे 99 में से 95 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए सीटी लग गई, खाना बन रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ाई अपने लगातार रखेंगे। 999 9 और अच्छा a माइनस बी है तो a 999 माइनस 997, 9 में से 7 गए 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। b माइनस सी, b ये है और c है, 7 में से 5 गए 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। c माइनस a 995 में से 999 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर लगाया तो कितना हो जाएगा 16 बटा 2। तो 16 4 20 और 4 24, 24 बटा 2, 2 से डिवाइड मारेंगे कितना आ जाएगा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यहाँ पर वैल्यू इतनी आपको डरावनी देते हैं, इतनी खराब वैल्यू देते हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो कि a की वैल्यू 999। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर करके करेंगे तब भी कहीं ना कहीं जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके उत्तर में आप ये लिख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक क्षेत्र में एक गोलाकार रेसिंग ट्रैक दौड़ने का रास्ता बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि के बीच का अंतर इतना है। देखिए जैसे पार्क में लोग जाते हैं टहलने के लिए, ये क्या बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया। इसके अंदर एक और छोटा सा वृत्त बना लीजिए और यहां पर जो है बनाया गया आपको दौड़ने के लिए, यहां पर आप दौड़ सकते हैं। लेकिन इसकी बड़े वृत्त की परिधि और छोटे वृत्त की परिधि जो है, मतलब बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का जो अंतर दे रखा है वो 33 दे रखा है। अच्छा, परिधि क्या होती है, तो परिधि होती है ये किसी वृत्त के ये वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। परिधि बोल सकते हैं आप, परिमाप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे जो ऐसे करके होता है सर्किल फॉर्म में होता है तो उसको परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा वृत्त में, ठीक है। अब ये क्या है, केंद्र हो गया। केंद्र छोटू वृत्त का भी यही होगा और बड़का वृत्त का भी यही होगा। तो एक ये सरकम त्रिज्या होगी और एक त्रिज्या ये होगी, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि तो ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी, तो ट्रैक की जो चौड़ाई होगी वो इसमें से हम ये छोटी वाली घटा देंगे। ट्रैक की चौड़ाई क्या होगी आपकी, ये वाली, ये हिस्सा जो है वो क्या होगा, चौड़ाई होगी। अब ये कैसे पता चलेगा, तो पूरे में से हम ये छोटा घटा देंगे तभी तो आपको चौड़ाई पता चल पाएगी। कैपिटल इसको मान लेते हैं कैपिटल आर और इसको मान लेते हैं छोटा आर। तो चौड़ाई जो होगी आपकी वो कैपिटल आर माइनस छोटू आर होगी। क्या होगी, कैपिटल आर माइनस छोटा आर। तो इसको हटा देते हैं। आपसे कहा गया है कि बड़े वाले जो वृत्त है उसकी परिधि और छोटे वाले वृत्त की परिधि में अंतर कितने का, 33 का है। तो 2 पाई आर माइनस का 2 पाई छोटू आर कितना है, 33। अब 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 33। तो 2 गुणा 22 बटा 7 r माइनस आर 33।
11 तिया 33, 11 दूनी 22, तो r माइनस आर कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 21 बटा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या 4 पर ये 20, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर इसका बन जाएगा। तो बस ध्यान में रखना है कि 2 पाई आर ध्यान रखना है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, x की पावर 6 और माइनस y की पावर 6, इसका हम लोग को निकालना है मासा। क्या निकालना है, मासा। तो देखिए मासा क्या होता है, मासा एक वह सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, महत्तम समावर्त, पहले सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ा गुणज जो दोनों में होना चाहिए। तो चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला जो होता है पावर 4 वाला, ये टूट जाता है, पावर 2 माइनस और प्लस में ये टूट जाता है। या कभी कभी आपने बुक्स में देखा होगा ऐसा एक फार्मूला लिखा होता है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये टूटता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, ये टूटता है a प्लस b या a माइनस b और a प्लस b। तो सेम चीज है, यहाँ पे पावर 4 है, या आप ये कह सकते हो कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। हम इसको ये ऐसा भी लिख सकते हैं और एक बार इसको प्लस में तोड़ देंगे और एक बार इसको माइनस में तोड़ देंगे। तो ये जो पिताजी हैं, मतलब जो कठिन फार्मूला है वो आता यहीं से ही है। तो ये फार्मूले दो आप जरूर याद रखिएगा, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये तो टूट गया, अब इसको भी तोड़ ले हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई ये तो नहीं टूट पाएगा क्योंकि ये प्लस में है। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर या पावर 3 लिख लो और पावर 2 लिख लो, माइनस y की पावर 3 और इसे 2। भाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सेम चीज लिखी है बस छोटा कर दिया है। पावर 2 लगी है तो हम फिर तोड़ लेंगे इसे, x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब। ठीक है, अब हम a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे। वो क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस का ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिए जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, बस यही है। तो अब इसको हम तोड़ लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वो सॉरी प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, नीचे x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर और अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम इसमें पूछा गया कि मासा बताइए, तो इन दोनों में देखना पड़ेगा कि मासा कौन सा बनेगा। मासा वो होता है मैचिंग मैचिंग, जो दोनों में हो। तो x माइनस वाई यहां भी है, x माइनस वाई यहां भी है, x प्लस वाई यहां भी है, x प्लस वाई यहां भी है। लेकिन आप देखो कि ये प्लस एक्स वाई यहां तो है लेकिन यहां नहीं है और यहां भी नहीं है। तो हमारा जो मासा बनेगा वो x माइनस वाई बनेगा और x प्लस वाई बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए मासा का मतलब होता है कि जो मैचिंग करता है, ठीक है, जो मैचिंग करता हो और सबसे बड़ा होता है। तो हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दे रखा है कि x प्लस वाई का सबसे बड़ा मान बताना है, 3 3 x 9 2 0 और y डिवाइड बाई 15। और आपको बताना है कि x प्लस वाई का सबसे बड़ा मान बताना है, सबसे बड़ा मान, और x y की ऐसी वैल्यू भी ढूंढनी है। और आपको वो जो पूरा नंबर है इससे डिवाइड कर जाए 15 से। स्टूडेंट एक हम लोग को x और y की ऐसी वैल्यू सोचनी है कि यहां पर रखने पर ये किससे डिविजिबल हो जाए, 15 से। तो देखिए डायरेक्ट तो करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये संख्या 15 से कट रही है तो 15 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 5 गुणा 3। तो जो संख्या 15 से कटेगी वो 5 से भी कटनी चाहिए और 3 से। 15 के हम ऐसे गुणज लेंगे जिनका मासा कितना आएगा, 1।
तो 15 के गुणज क्या होंगे 5 गुणा 3। तो ये संख्या अगर 5 से कट गई और ये संख्या 3 से कट गई तो ये संख्या 15 से भी कट जाएगी। लेकिन हमें x और y के कैसे मान लेने हैं, सबसे बड़े मान लेने हैं। तो देखिए कोई संख्या 5 से कब कटती है, कोई संख्या 5 से कब कटती है, जब संख्या के में जो पहला नंबर इकाई पर या तो 0 आए या 5 है, या तो 0 आए या 5 है। तो भाई हमें सबसे बड़ा बताना है, तो 0 को तो लेंगे नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कोई संख्या 3 से कब कटती है। तो 3 से संख्या तब कटती है जब संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाती है। कैसे, देखो यहां पे 3 और 3 6 प्लस x 9 और 2 11 11 और 5 16 16 और 6 22 16 और 6 कितना होगा 22 प्लस x। अब ये किससे काटना है, 3 से, और x का सबसे बड़ा मान भी रखना है। रीजन क्या है कि x और y का बड़ा, तो y का तो सबसे बड़ा मान हमने रख दिया है 5, हमें x का मान रखना है और x का ऐसा मान रखना है कि जिससे ये 3 से कट भी जाए। तो और हम लोग मान जो रख सकते हैं वो 0 से लेकर और 9 तक के बीच में ही रख सकते हैं। तो हम सबसे बड़ा मान रख के देख ले रहे हैं 9। अगर 9 यहां रखेंगे तो 22 और 9 कितने होते हैं 31। 31 3 से कटता नहीं है तो हम लोग 9 नहीं रखेंगे, 8 रख के देख लेना है। 22 और 8 30 30 3 से कट जाता है तो x का मान हो जाएगा 8 और y का मान हो जाएगा 5। तो हम लोग यहाँ 8 रख देंगे या 5, तो ये दोनों संख्या मतलब संख्या रखने पर 15 से कट जाएगा। तो आंसर आपका जाएगा, आपसे पूछा गया x प्लस y, तो x आपका 8 हो जाएगा और y 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 8 है और दो संख्याओं का गुणनफल 6400 है। देखिए कोई दो संख्या है, वो हमें संख्या पता नहीं कौन सी है, तो मान ले रहे हैं कि वो संख्या a होगी और b होगी और इन दोनों का जो मासा है वो 8 होगा। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 8a और दूसरी संख्या हो जाएगी 8b। अब आप कहोगे सर ये आपने 8a क्यों लिख दिया, तो ध्यान रखिए संख्या में जो मासा होता है वो साथ में रहता है। जैसे कि मान लो कि दो संख्या है 15 और 25, तो दोनों का मासा क्या होगा 5 होगा। तो हम संख्या को क्या लिख सकते हैं कि 3 5a और 5b। तो a और b क्या होंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे और b 5 हो जाएगा। मतलब मासा संख्या के साथ गुणज में रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी आपको मासा दिखे और संख्या आपको नहीं पता है तो संख्या आपको जो मासा होगी और संख्या होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। आगे दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 6400। तो दो संख्याएं हैं 8a और 8b, इनका गुणनफल जो है वो 6400 है। अब 8 64, तो a गुणा b कितना आ गया 100 आ गया, क्योंकि 8 64 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, a गुणा b आ गया। अब हमें बताना है तो संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हो। हमें कैसे इतने जोड़े ढूंढने हैं, जो संख्या जोड़े कैसे ढूंढने की, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनकी आपस में गुणा करा जाए तो कितना आ जाए 6400 आ जाए और उनका मासा भी क्या हो 8 हो। तो हमें यहाँ पे a गुणा b के एक ऐसे गुणनखंड लेने हैं जो कैसे हो सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य क्या होता है कि ऐसे गुणनखंड जिनका मासा क्या हो 1 हो, जिनका मासा क्या हो 1 हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर 10 गुणा 10 ले लो, तो 10 गुणा 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनका गुणनखंड इसका मासा जो है वो 1 नहीं है, इसका मासा कितना है 10, इसका मासा 10 हो जाएगा। तो जबकि मासा में लेना कितना है 8, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि मासा में कितना लेना है 8। ठीक है, तो हम लोग ये गुणनखंड नहीं ले सकते, हमें ऐसा गुणनखंड लेने कि
इसका मासा क्या हो, 1 हो, तभी ये बात सेटिस्फाइड हो पाएगी, नहीं तो मासा बदल जाएगा। भाई अगर हम ये लेते हैं 10,100 तो पहले नंबर आ जाएगा 80 गुणा 80। भाई पहला नंबर क्या आ जाएगा 80 गुणा 80, 80 गुणा 80 6400 तो होता है, लेकिन इसका मासा खुद 80 निकलेगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा कि ऐसे गुणनखंड जिनका मासा क्या हो 1 हो, जैसे 1 गुणा 100, 1 गुणा 100 लेना पड़ेगा। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 8 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 800। तो देखो 8 8 64 यहां से बन रहा है, तो पहला तो नंबर 1 का ये हो जाएगा 1 गुणा 100, इसको हटाते हैं और क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा 5, 4 गुणा 25। भाई इन दोनों के बीच में मासा क्या है, कोई मासा नहीं है, केवल एक मासा है, तो एक नंबर हो जाएगा आपका 32 और 25 अट्ठे 200। एक संख्या या तो 32 होगी या 200 होगी, दोनों गुणा करने पर 6400 आ रहा है और इनका मासा कितना आ रहा है 8, और कोई भी नंबर नहीं होगा। और देखो 100 आने की संभावना क्या है, 20 गुणा 5 है, तो इसमें मासा 5 बनेगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। 10 गुणा 10 ये तो पहले ही मना कर चुके हैं, क्योंकि मासा कितना आएगा 10 आएगा। और एक संभावना बनेगी 100 गुणा 1, एक 25 गुणा 4 और एक 50 गुणा 2। 50 गुणा 2 में क्या होगा, मासा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जबकि मासा में 1 ही लेना है। तो ये और क्या संभावना हो सकती है 50 100 आने की, बस इतनी रहेगी और नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम ये 10 गुणा 10 इसलिए लेंगे, मासा 10 आ जाएगा हटाओ, इसमें मासा 5 आ जाएगा हटाओ, और इसमें मासा 2 आ जाएगा हटाओ। तो यही दो एक नंबर बन रहे हैं कि जिनसे मासा आपका 8 बनेगा और मासा अपना अस्तित्व जो है वो नहीं खोएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। आपसे पूछे कि संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, तो 2 युग्म बनेंगे, कौन कौन से, एक 25 गुणा 4 और एक 100 गुणा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मेढक 12 मीटर गहरे कुएं में गिर गया। एक मेढक है और ये कुआं टाइप का है, कुआं कैसे बनाया है, ठीक है, ये एक कुआं है और ये कितना है 12 मीटर गहरा है। कितना है 12 मीटर गहरा है। तो ऐसे बना लेते हैं, ये कुआं है और 12 मीटर गहरा है, ये सब पानी है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि वह मतलब बंदर जो है वो एक 12 मीटर गहरे कुएं में कूद गया है, वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार जब वह कूदता है तो 3 मीटर ऊपर पहुंचता है, लेकिन कुएं की फिसलन की वजह से 2 मीटर नीचे आ जाता है। मतलब कि क्या होता है, जब वो एक छलांग लगाता है तो 3 मीटर ऊपर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो 2 मीटर नीचे भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुएं में जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा चिकनावट है, इसलिए वो है फिसल जाता है। और ये पहली छलांग में ऐसा करता है, पहली हर छलांग में ऐसे ही करता है। तो कुएं से बाहर निकलने के लिए मेढक को कितनी बार कूदना पड़ेगा, कितनी बार कूदना पड़ेगा, कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो हम क्या करते हैं, इसमें क्या है टेक्निकल एक चीज छुपी हुई है। देखो उसकी जो एक जंप है उसमें वो मैक्सिमम कितना कूद सकता है 3 मीटर। कितना कूद सकता है 3 मीटर। तो जितनी भी दूरी दे रखी है इसे कितना चढ़ाना है 12 मीटर। तो 12 में से हम लोग 3 घटाते हैं, कितना बचा 9 मीटर। तो 9 मीटर वो कहीं ना कहीं यहां पर पहुंच गए। 9 मीटर कहां तक होगा, यहां तक होगा। जब बंदर यहां पर पहुंच जाएगा, मतलब इस कोने पे पहुंच जाएगा, 9 मीटर जब पहुंच जाएगा तब वो एक आखिरी छलांग लगाएगा और वो सीधे कुएं से बाहर चला जाएगा। तब वो 2 मीटर जो है वो फिसलेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में विशेष तौर पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसको ऊंचाई से घटा दीजिए, क्योंकि 9 मीटर चढ़ने तक उसका संघर्ष रहेगा। भाई चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा। जब वो यहां आ जाएगा और 9 मीटर कवर कर लेगा, तब भाई गहराई कितनी है 12 मीटर है, और वो एक बार में 3 मीटर तो मैक्सिमम कूद ही सकता है। तो वो सीधे जंप कर जाएगा 3 मीटर, और जब वो यहां आ जाएगा अपने घर चला जाएगा, तब वो क्या होगा फिसल के वापस तो ना गिरेगा। तो हमें यहां तक देखना है कि 9 मीटर आखिर उसे चढ़ने में कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, और प्लस एक छलांग और जब वो 3 मीटर के जंप लेगा। तो जब वो 3 मीटर ऊपर चढ़ा और 2 मीटर नीचे खिसक गया, तो आखिर हर एक छलांग में वो कितने मीटर जाता है 1 मीटर चढ़ पाता है। 3 ऊपर चढ़ा 2 नीचे चला गया, तो एक छलांग में वो केवल 1 मीटर ही ऊपर चढ़ पाता है। तो हमें पहले तो 9 मीटर चढ़ाना है। तो 9 मीटर चढ़ाने के लिए उसको 9 छलांग लगानी पड़ेगी उसे,
और 9 छलांग लगा के बंदर यहां आ जाएगा। तो फिर एक आखिरी छलांग मारेगा कितने मीटर की, 3 मीटर की, तो सीधे कुएं से बाहर। तो टोटल 9 छलांग मारी उसने, 9 मीटर कवर करा, और फिर जो आखिरी छलांग एक छलांग लगाएगा और 3 मीटर कवर कर देगा, तो टोटल 12 मीटर वो कवर करेगा 10 छलांग। तो कितनी छलांग लगानी पड़ेगी उसे, 10 छलांग लगानी पड़ेगी। इसका शॉर्टकट यही है कि कुल ऊंचाई से उसकी कैपेसिटी को घटा दीजिए और फिर यहां वाला निकाल दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलो भाई कुएं को दिखाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन की पावर 4 और बटा 2 कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए इसका मान बताना है, आपको मान बताना है। ये इसका आंसर जो है वो आपका 1 2 3 4 ऐसे करके फॉर्म में दे रखा है, 0 1 2 3 4। इसका मान बताना, जब भी आपको मान बताने के लिए कहा जाए तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, या तो 0 डिग्री डाल दीजिए या 30 डिग्री डाल दीजिए, 45 60 और 90। बस इसका विशेष ध्यान ये रखिए, ये शॉर्ट ट्रिक लगाने का, देखो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको बस थोड़ा सा केयरफुल ये रखिए कि आपका 1/0 नहीं बनना चाहिए। 1/0 मतलब नीचे 0 ना बने। नीचे 0 अगर बन गया, क्योंकि 1/0 जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, और 0/0 ये भी क्या होता है आपका इनफाइनाइट। तो ये दो कंडीशंस ना बने, आप वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए, कोई भी वैल्यू डालिए। लेकिन अगर ये 1/0 बन रहा है या 0/0 बन रहा है तो थोड़ी देर के लिए अपनी वैल्यू चेंज कर लीजिए, थोड़ा समय लगेगा जरूर, लेकिन आपका आंसर फट से आ जाएगा। अब देखो इसमें सावधानी क्या बरतेंगे, कॉस 90 डिग्री अगर हम रखें तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हम 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं। और फिर 0 डिग्री रख के देखते हैं, 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अच्छी बात है आप कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री रख सकते हैं। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं रखना। रीजन ये है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री में ज्यादातर वैल्यू 1 और 0 होती है, तो क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाता है। नहीं तो तीसरे नंबर पे हम लोग 45 डिग्री रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखो साइन 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, और सेक और कॉसिक का मान √2 होता है, तो थोड़ा सा सरल मिल जाता है 45 पे। और फिर उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा किस्मत खराब है तो आप 30 और 60 रखने को मजबूर अगर हो गए तो आपको वो भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 90 डिग्री नहीं रखने वाले हैं, 0 डिग्री रखने वाले हैं। 0 पे cos 0 पे जो है वो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आंसर आने की संभावना है। तो चलिए रखते हैं। अच्छा, cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री पर 1 है तो sec इसका उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा, तो sec 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पे रख दीजिए इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस 0 और यहां पर 2 माइनस 1, तो 0/1 क्या होता है, वो 0 होता है। 0/1 क्या होता है, 0, मतलब किसी 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दो, क्या आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1। विशेष ध्यान पे ध्यान रखिएगा, बस आप इतना नोट कर लो, 1/0 इनफाइनाइट, 0/0 इनफाइनाइट, और 0/1 0 होता है। 1 का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकती है, 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 को जब भाग देते हैं 0 आता है, और 0 से देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, 0 को 0 से देते हैं तो भी इनफाइनाइट आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि k बराबर √6 प्लस √5, √6 माइनस √5, और आपको p बराबर दे रखा है √6 माइनस √5 और √6 प्लस √5, ठीक है। और आपको कुछ ऐसा कुछ फाइंड करना है, k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस kp, ये फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जल्दी कैसे लगाएं भाई, ये तो आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है, दोनों में अंतर कितने का है,
दोनों में अंतर कितने का है? 1 का है, तो नीचे भैया 1 ही बचेगा और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आप पूछोगे सर आपको तो पता है हम कैसे कर लें, हमने तो आप मैं इसका एक बार आपको बेसिक बता दे रहा हूं कि आप फिर खुद ही कर लिया करोगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे √6 प्लस √5, √6 प्लस √5, या चलो इसको हटा दें, √6 प्लस √5, √6 प्लस √5। देखो ये इसलिए लिया मैंने, आपको कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, इसका कॉन्जुगेट मतलब आपको उसका उल्टा लेना है, जिससे यहाँ पे a माइनस बी बन जाए और यहाँ पर a प्लस बी बन जाए। और a माइनस बी a प्लस बी आपको पता है, आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और √6 का होल स्क्वायर करोगे 6 आएगा, √5 का होल स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 6 में से 5 गए 1, तो नीचे क्या होगा 1 बच जाएगा। या फिर जल्दी से शॉर्ट ट्रिक आप सीखोगे कि जब अंतर दोनों का 1 होगा तो क्या बचेगा, 1 का होल स्क्वायर कितना भी कर लो 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या आप ये वाला नंबर लिख दोगे तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसलिए हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं इसका होल स्क्वायर और इसका 1, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6, √6 का ये खोल रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये 6 प्लस 5 प्लस 2√30, तो k बराबर हो गया आपका 11 प्लस 2√3, और वो p जो था वो p माइनस में था, p जो था वो माइनस में था, तो बस बीच में माइनस लग जाएगा, k माइनस 2√3, k माइनस 2√3, क्योंकि p जो है बस माइनस लगा है, √6 √5 वहां भी है, जोड़ने पर क्या होगा, ऐसे कभी भी मेरे आपको जोड़ देना, जोड़ने से ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस के माइनस के, 11 11 22 हो गया, और k और p k प्लस p हो गया 22। अब देखो k प्लस b 22 हो गया, तो हमें क्या करें, इसका होल स्क्वायर करना है। अब k प्लस b कितना हो गया 22, k प्लस b बराबर कितना हो गया 22 आ गए, तो होल स्क्वायर कर लो यहाँ पर, देखो k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2kp बराबर कितना हो जाएगा 484। लेकिन हमें देखिए खास बात क्या है, फाइंड करना है kp, k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस kp, मतलब एक kp को माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस kp और बराबर में 484, और 2kp है, एक kp उधर भेज दीजिए। अच्छा kp की वैल्यू कहां से निकाले, तो आपने देखा था क्वेश्चन में k की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 11 और माइनस 1 प्लस 2√3 निकाली थी, 30 निकाली थी, और p की वैल्यू क्या निकाली थी 11 माइनस 2√30 निकाली थी, यही तो निकाली थी। अब k गुणा p करना है, k गुणा p करना है, मतलब k गुणा p, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, k का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 30, तो 121 में से 120 गए तो कितना बचेगा 1, तो kp की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 484 माइनस 1 तो 483। जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इन्होंने क्या रखा है kp, जिससे आप होल स्क्वायर खोलें और आपको यहाँ पे तकलीफ हो जाए, तो आप आराम से ऐसे लगा सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको दे रखा है रूट में 11 प्लस 2 रूट में 18, इसका मान बताना आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे 18 है, तो 18 कैसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर क्या है 11, तो 18 के फैक्टर क्या आएंगे 6 3 9 2 और 18 एकम 18, तो हम लोग का क्या करना है, जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए 11, तो इस पे देखो मिल गया 9 और 2 पे, तो हम लिख सकते हैं कि √9 प्लस √2 का अगर होल स्क्वायर करा जाए तो यही मिलेगा आपका, स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल, तो √9 प्लस √2, √9 की वैल्यू 3 और √2 की वैल्यू 1.414, तो लिख सकते हैं कि 4.1.4 या लगभग में लिख सकते हैं 4.42, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको दे रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 2, अगर टाइम 2 साल का है, अगर टाइम 2 साल दे रखा है तो d बराबर होता है p
r अपॉन 100 की पावर 2। अब आप कहोगे सर ये हम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभी केवल देख लो, जब एग्जाम आप कहो तो 10-15 दिन पहले या एक हफ्ते पहले इसका रिवीजन करना, तब याद कर लेना। और ये जल्दी लग जाता है आपका इससे, और ये आता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक बनी है। अगर 3 साल का है तो सेम आपको ऐसे उतारना है r अपॉन 100, और बस ये जोड़ देना है r प्लस 300 बटे 100। r क्या है दर, p क्या है मूलधन, और d मतलब डिफरेंस, अंतर। तो देखिए अंतर कितने का 160 रुपए का, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 160 रुपए, और आपको मूलधन पता नहीं, r की वैल्यू कितनी है 20, और टाइम कितना है 3 साल। 20 प्लस 300 बटा 100। अब देखो कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देख लीजिए। 20 पंजे 100, 1 बटा 5 ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो 160 यहां पर क्या है 1 बटा 5, तो p 1 बटा 5 और इसका होल स्क्वायर लगा है तो 1 बटे 25, ये हो जाएगा 320 बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 16 दूनी 32 होता है, यहां पे 10 बचा, 2 पंजे 10, तो 25 पंजे 125, और 0 ये वाला, तो 1250 रुपए। आंसर कितना हो जाएगा 1250 रुपए। आप इसकी ट्रिक याद कर लेना, तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हो, 2 साल की और 3 साल की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है आपको 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो ये क्वेश्चन देखिए मैं लगभग हर वीडियो में ही कराता हूँ। रीजन क्या है, मेरा काम है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप आराम से 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओ। एक आध क्वेश्चन जरूर नए आएंगे, ट्राई मारिएगा, लेकिन एसएससी में जो है वो 80% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ आपको, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए, आप ऑनलाइन देखें और आपको क्वेश्चन वैसे ही मिल जाए। तो विक्रय 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय एक तरफ और क्रय एक तरफ। 40 बटे 25 काटो, 5 अट्ठे 40, 5 25। 5 रुपए की खरीदी और 8 रुपए की बेच दी। 5 की खरीदी 8 की बेची, तो 3 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ हो या हानि हो आपको क्रय मूल्य पे ही निकालना है। 5 गुणा 100, तो 5 दूनी 10, 20 3 60, कितना परसेंट का लाभ हुआ 60% का क्या हुआ उसे लाभ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि देखिए एक आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 4 दीवारों और छत को पेंट करने की लागत 12,750 रुपए आई है, यदि कमरे की लंबाई इतनी है, ये सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछा गया कमरे की लंबाई क्या कीजिए। अगर आप इसका बेसिक जाइए तो देखिएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को क्या करता हूँ, ऑप्शन से ही लगाता हूँ। अब देखिए कैसे लगाना है। कमरे की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब आपको एल ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको 4 दीवारें उन्होंने पेंट कराई है, और 4 दीवारें और छत को भी पेंट करवा दिया है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो होता है 2L + B × H। और छत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, छत पर क्या होगा, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो होती नहीं है छत पे, तो LB, ठीक है। अब आपको दे रखा है, और 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो है वो खर्चा आ रहा है, और वो खर्चा टोटल कितना है 12,750 रुपए, और 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर मतलब 25 रुपए ले रहे हैं वो स्क्वायर के हिसाब से 25 रुपए, ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे हम लोग को बेसिक से लगाना है, तो क्या करना है कि लंबाई हम क्या करेंगे ऑप्शन से ले लेंगे। तो इसका सही आंसर जो 20 मीटर है, तो मैं 20 मीटर से लेके आपको दिखाऊंगा। तो 20 मीटर से आप देखना 12,750 रुपए जहां आ जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं टाइम मेरे पास कम है, हो सकता है कि आप 15 मीटर लो, ना आंसर आए तो कोई बात नहीं, आप 20 मीटर लेके देख लेना। लेकिन आप अगर बेसिक से लगाओगे तो उससे तो जल्दी ही लगेगा। देखो कैसे, कमरे की लंबाई कितनी है, आंसर क्या है 20 मीटर, तो हमने ले लिया आंसर, लिख दिया 20 मीटर, ठीक है। अब दे रखा है यदि कमरे की लंबाई कमरे की चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो इसका मतलब जो कमरे की चौड़ाई होगी वो 15 मीटर होगी, तभी तो लंबाई 5 मीटर ज्यादा हो पाएगी। फिर दे रखा है कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, तो भैया 3 मीटर लिख दिया।
अब हमें क्या करना है कि इस पे रख देना है और 25 से गुणा कर देना है, आ जाएगा। या आप 25 से भी मतलब क्या करो कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 2l प्लस बी, एल प्लस बी, 20 और 15 35, h कितना है 3 प्लस l इंटू बी, 15 दूनी 30, 300। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 या 35 दूनी 70, 70 तिया 210 और प्लस 300। अब ये हो जाएगा आपका 510। 510 की 25 से अगर गुणा करते हैं तो देखिए अगर 12,750 रुपए आ गए, यही हमारा आंसर होगा। 0 25 से कम 25, यहां से लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127, तो आ गया 12,750 आ गया। ठीक है। और मैं दूसरा तरीका क्या बता रहा था कि आप यहाँ 25 से तो 25 से डिवाइड कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कितने स्क्वायर फीट हमारे पास जगह है। 25 से आप भाग कर दो, 25 पंजे 125 और कितना बचा 2, 25 से कम 25, 510। हमारे पास जगह कितनी है 510 स्क्वायर मीटर में है, 510 स्क्वायर मीटर में जगह है। तो 510 जब यहाँ आ गया तो यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन उठाएंगे आप तो 12,750 नहीं बनेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप क्या करो कि ऑप्शन से लगा दो तो आप जल्दी से लग जाएंगे और आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। एक विशेष ध्यान ये रखिए, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है ये बच्चे बहुत भूल जाते हैं ये, और जमीन का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल वो भी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आप 3 फार्मूले याद रखिएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे। और जब ये दे रखा होता है कि 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट या प्रति मीटर जो है वो खर्चा आ रहा है, तो जितना भी आपका क्षेत्रफल निकलता है उसको उसी रुपए से गुणा कर दीजिए, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आज 8वां पार्ट कंप्लीट हुआ है मेरा। मैं कोशिश करूंगा जब 1 दिसंबर तक जो है वो कई पार्ट बना दूं, और ये आप वीडियोस देख के जाइएगा, पक्का आपको जो है वो 20 से 22-23 क्वेश्चन आराम से मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए।